हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस सरकारी जॉब में। दोस्तों, इससे पहले की दो वीडियो आ चुकी हैं राजनीतिक चिंतकों पर, यानी राजनीतिक विचारकों पर। ये तीसरा वीडियो है या तीसरी क्लास है जिसमें हम बात करेंगे मैकियावेली की। इससे पहले की वीडियो में हमने अरस्तू और प्लेटो कंप्लीट करा दिया है। तो देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं, मैकियावेली के बारे में जानते हैं। असल में मैकियावेली जो था, उनको आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। मैकियावेली को मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है और इनको व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान का भी जनक माना जाता है। क्योंकि क्योंकि ये अनुभव मूलक पद्धति में विश्वास रखते थे। इस चीज़ को हम आगे और सरल तरीके से समझते हैं क्या है। ये पहले गणतंत्र ये थे, बाद में राजतंत्री हो गए। यानी ये पहले जो मैकियावेली जो थे, पहले गणतंत्र के समर्थक थे, क्योंकि इनकी आगे एक समस्या थी। समस्या क्या थी? पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था। पुनर्जागरण आंदोलन में कई देशों ने भाग लिया और वहाँ पर राष्ट्र राज्य की स्थापना हो गई, परंतु इटली में राष्ट्र राज्य की स्थापना नहीं हो पाई। उसके कई एक कारण थे। पहला कारण था, इटली 5 भागों में बटा था। फ्लोरेंस, नेपल्स, रोमन चर्च, वेनिस गणराज्य और मिलेनियन राज्य, इन 5 राज्यों में बटा हुआ था। और पुनर्जागरण में इसने पुनर्जागरण से इसको लाभ नहीं हुआ और यहाँ पर राष्ट्र राज्य की स्थापना नहीं हो सकी। पुनर्जागरण से देखिए, स्पेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड में राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई, परंतु इटली में ऐसा नहीं हो सका। इसकी वजह थी कि इटली की जनता, मैकियावेली लिखता है कि इटली की जनता बहुत ही कैसी थी? भ्रष्ट थी, दुराचार थी और वो कर्तव्यहीन थी। इसलिए इटली में गणराज्य की स्थापना करना संभव नहीं है। इसलिए उसने मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। देखते हैं इसका, जो आप बस समझ गए कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं ये मैकियावेली, और व्यवहारवादी राजनीति के विज्ञान के भी जनक माने जाते हैं। और इनका अब बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। मैंने बताया ना, इटली 5 भागों में बटा था, उसमें से 5वें भाग यानी फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता एक सामान्य वकील थे जो गणतंत्र के समर्थक थे। और मैकियावेली को इटली का अरस्तू भी कहा जाता है। इटली का अरस्तू काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न आया हुआ है ये, और रिपीट होने के भी चांस है कि इटली का अरस्तू किसे कहते हैं। तो इटली का अरस्तू कहते हैं मैकियावेली को। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, देखिए, प्रिंस है, डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है और द आर्ट ऑफ वॉर है। इनकी 4 फेमस पुस्तकें हैं, जिसमें से इन्होंने प्रिंस में ही निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है, जिससे पहले की मैंने बताया। सबसे प्रसिद्ध जो बुक है इनकी वो प्रिंस है। राज्य शब्द का प्रयोग भी इन्होंने सर्वप्रथम प्रिंस बुक में ही किया था। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मैकियावेली ने किया था। और किस पुस्तक में किया था? तो ये किया था आपके प्रिंस में। इन पर अरस्तू का काफी प्रभाव पड़ा था। किस पर? मैकियावेली पे। इसलिए इनको इटली का अरस्तू कहा जाता है। ठीक है। इनकी सबसे बड़ी चुनौती थी इटली राज्य का एकीकरण व राष्ट्र की स्थापना करना। ये राजदूत के रूप में विभिन्न देशों में इन्होंने यात्रा की और घूमा, और घूम घूम कर ये देखा कि जहाँ गणराज्य था वहाँ की जनता कैसी थी? वहाँ की जनता अच्छी थी, और जहाँ राजतंत्र था वहाँ की जनता बेकार थी। तो उन्होंने, मैकियावेली ने घूम घूम कर देखा कि राज्य में गणतंत्र था जहाँ वहाँ की जनता ईमानदार, चरित्रवान और कर्तव्यपरायण एवं नैतिक थी। वहीं जहाँ राजतंत्र था वहाँ चरित्रहीन, स्वार्थी एवं अनैतिक थी। परंतु इटली की जनता को देखकर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। किसने? मैकियावेली ने। क्योंकि वो
इटली में एकीकरण करना चाहता था, इटली की सुरक्षा करना चाहता था, इसलिए और वहाँ की जनता भ्रष्ट होने के कारण मैकियावेली ने इटली में राजतंत्र का समर्थन किया, जो कि पहले गणराज्य गणतंत्र का समर्थक था। ठीक है, आगे देखते हैं। मैकियावेली ने प्रत्येक कीमत पर इटली की सुरक्षा को ध्यान में रखा। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि इटली की सुरक्षा के कारण ही उसने यहाँ पर राजतंत्र का समर्थन किया। 476 ईस्वी, ये आपको पॉइंट जानना चाहिए। 476 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का अंत हुआ और मध्य युग की शुरुआत हुई। तो प्रोफेसर डनिंग ने मध्य युग को अराजनीतिक युग कहा है। वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है मध्य युग, लेकिन इसके कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन कौन मध्य युग के विचारक हैं। तो आपको जॉन ऑफ पेरिस, जॉन ऑफ सेलिसबरी और एजिडियस रोमेंस और मार्सिलियो ऑफ पेंदुआ हैं इसके जो मध्य युग के विचारक हैं। जब मध्य युग का अंत हुआ तभी आधुनिक युग की शुरुआत हुई। आधुनिक काल का पहला विचारक जिसने राजनीति विज्ञान से नीति शास्त्र को पूर्णतः अलग किया, मैकियावेली कौन है? मैकियावेली ने ही सर्वप्रथम आधुनिक काल में राजनीतिक विज्ञान से नीति शास्त्र को पृथक किया। इससे पहले यही काम अरस्तु ने प्राचीन काल में किया था, लेकिन फिर भी कुछ विषय ऐसे थे जिन्हें वो अलग नहीं कर सके थे। इसी काम को और सुदृढ़ तरीके से किया मैकियावेली ने आधुनिक काल में। देखिए, आपको पता है विचारों को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला भाग है आपका आधुनिक काल, फिर मध्ययुग काल और आधुनिक। पहला तो हो गया आपका प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा हो गया आपका आधुनिक काल। तो प्राचीन काल के जो विचारक हैं आपके सिलेबस में वो हैं अरस्तु और प्लेटो हैं, और उसके बाद आपका पड़ता है आधुनिक काल के विचारक। लेकिन मध्यकाल के मैंने बता दी, कुछ पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये इनके इम्पोर्टेंट विचारक हैं मध्य काल के। ये बात होगी आधुनिक काल में जो राजनीतिक विज्ञान से नीति शास्त्र को अलग किसने किया था? मैकियावेली ने किया था, पूर्णतः अलग किया था। ये विचार आपको रखना चाहिए। राजनीति में धर्मनिरपेक्ष बनाया, राजनीति को धर्मनिरपेक्ष बनाने का भी श्रेय मैकियावेली को दिया जाता है। प्रोफेसर डनिंग ने कहा मैकियावेली पुनर्जागरण आंदोलन का शिशु या अपने युग का शिशु था। मैकियावेली पुनर्जागरण आंदोलन का शिशु था, या ऐसे भी कह सकते हैं मैकियावेली अपने युग का शिशु था। ये एक फेमस कथन है जो कि आता रहता है एग्जाम में, और आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, प्रोफेसर डनिंग और प्रोफेसर कैटलिंग ने मैकियावेली को प्रथम राजनीतिक विचारक कहा है। मैकियावेली को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। क्या कहा है? राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। विलियम टी जोन्स ने मैकियावेली व्यवहारवाद का अग्रदूत है। विलियम टी जोन्स क्या कहते हैं? मैकियावेली व्यवहारवाद का अग्रदूत है। मैकियावेली के और प्रमुख जो कथन है वो देखिए, सुरक्षा के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना चाहिए। मैकियावेली ने कहा है कि राजा को अपनी जनता पर अंकुश लगाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग करना चाहिए। आगे मैकियावेली लिखता है कि धर्म वीरु पुरुष स्वर्ग की लालसा में लगे रहते हैं, वे बदला नहीं लेते। वो क्या कहते हैं कि चलो ईश्वर देखेगा, भगवान देखेगा। अगर कोई आपके साथ आप अगर धार्मिक व्यक्ति हैं, अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलती है तो आप क्या करते हैं कि ईश्वर देखेगा, तो बदला नहीं लेते। ये मैकियावेली ने अपने शब्दों में कहा है कि धर्म भीरु पुरुष क्या होते हैं? स्वर्ग की लालसा में लगे रहते हैं और बदला नहीं लेते। राजा को उचित अनुचित अच्छे बुरे की चिंता नहीं करनी चाहिए। राज्य की जब सुरक्षा की बात आए तो राजा को उचित अनुचित बुरे अच्छे का विचार न करके राज्य की सुरक्षा को सर्वश्रेष्ठ रखना चाहिए, सबसे आगे रखना चाहिए। राज्य मैकियावेली ने कहा है कि जो राज्य बुरा होता है उसके व्यक्ति भी बुरे होते हैं। सीधी सी बात है, जो राज्य बुरा है, राज्य बुरा किससे बनेगा? व्यक्तियों से। राज्य बनता किससे? व्यक्तियों से।
तो राज्य अगर बुरा होगा तो व्यक्ति भी बुरे होंगे। ये विचार था मैकियावेली का। आगे देखते हैं कि हाँ, आगे देखिए कि मैकियावेली ने कहा राजा को धर्म की सहायता लेनी चाहिए। एक तरफ तो मैकियावेली क्या कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, दूसरी तरफ धर्म का सहारा लेने कहते हैं। इसलिए मैकियावेली की इस विषय पर निंदा भी हुई है कि जो धर्मनिरपेक्ष है वो धार्मिक कैसे हो सकता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि राज्य को धर्म की सहायता लेनी चाहिए। राज्य साधन की सफलता साधन को सफल बनाने में, यानी साध्य की सफलता साधन को सफल बनाने में, यानी राज्य की जो सफलता है वो व्यक्तियों को सफल बनाने में है, या जो टीचर है या जो अध्यापक है उसका क्या है, उसके जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स से विद्यार्थियों को सफल बनाने में जिस प्रकार से टीचर की सफलता होती है, उसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि साध्य की सफलता जो है साधन को सफल बनाने में है। मनुष्य के बारे में इन्होंने विचार दिए हैं कि मनुष्य बहुत ही बुरा व स्वार्थी प्राणी है। मनुष्य कायर, चरित्रहीन और कर्तव्यहीन है। मनुष्य कैसा है? चरित्रहीन और कर्तव्यहीन है। और आपको बता दें कि मैकियावेली फ्लोरेंसी राजपूत थे। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने सब यहाँ बता दी। इसका मैं अच्छी तरीके से फ़ोटो खींच के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन आप इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आप इसके 4-5 क्लास से पढ़ेंगे और 8-10 पेज पढ़ेंगे, वो सारी को सब चीज़ों को मैंने समराइज़ करके यहाँ पर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। बस अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो और आपको समझ में आता है कि हाँ मैंने आपके लिए कुछ करने की कोशिश की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, यारों में, मतलब अपने भाई बहनों में इसको शेयर करें जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है उनकी भी सहायता हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।